क्या आपको कभी लगा है कि आपके और उस संसद भवन के बीच या आपके और उस चमकदार स्क्रीन के बीच एक बहुत लंबी टूटी हुई सड़क है? वो सड़क जिस पर धूल उड़ती है, जिस पर नंगे पैर चलने वालों के निशान हैं, और हम अक्सर अपनी गाड़ियों के शीशे चढ़ाकर एयर कंडीशनर की ठंडक में उस सड़क को बस एक नज़ारा मानकर गुजर जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि असली कविता, असली सच उन वातानुकूलित कमरों में नहीं, बल्कि उस धूल में है जो आपकी गाड़ी के पहियों से उड़कर किसी की आंखों में चुभ रही है। हम अक्सर कविता को फूलों, प्रेम और चांद तारों की भाषा समझते हैं। हमें लगता है कि कविता वो है जो हमें सुकून दे, जो हमें सुला दे। लेकिन एक आदमी था, बनारस की गलियों में घूमने वाला एक आदमी, जिसने कविता को मखमल से नहीं बल्कि खुरदरे टाट से बुना था। उसने कविता को लोरी नहीं, एक तमाचा बनाया। उसने पूछा कि क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है या इसका कोई मतलब भी है? सोचिए एक पल के लिए, क्या आप अपनी चुप्पी से डरते हैं? क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आप जो बोल रहे हैं और जो आप सच में महसूस कर रहे हैं, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है? हम सब एक अजीब से अभिनय में जी रहे हैं, जहां हम नागरिक होने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ भीड़ है। आज हम जिस आवाज को सुनने जा रहे हैं वो धूमिल की आवाज है। सुदामा पांडे, धूमिल, वो आवाज जो किसी किताब के पन्नों में दबी स्याही नहीं है, बल्कि वो उस लोहे की तरह है जो अगर ठंडा हो तो मजबूत है और अगर गर्म हो तो किसी भी आकार में ढलकर हथियार बन सकता है। यह कहानी किसी कवि सम्मेलन की वाहवाही की नहीं है। यह कहानी उस डर की है जो एक आम आदमी की आंखों में उस वक्त दिखाई देता है जब वो पुलिस की जीप को देखता है। यह उस भूख की कहानी है जो संविधान की किताबों से ज्यादा पुरानी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आईना देखने वाले हैं और धूमिल का आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक सौम्य, शांत कवि की छवि आती है। लेकिन धूमिल एक विस्फोट थे। उनका जन्म आजादी के आसपास हुआ, लेकिन उनकी कविताएं उस मोहभंग की गवाह बनी जो आजादी के 20 साल बाद भारत ने महसूस किया। यह वो दौर था जब सपने टूटने लगे थे, जब हमें समझ आने लगा था कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन गोरे अंग्रेजों की जगह भूरे साहबों ने ले ली है। धूमिल को समझना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उन्हें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उस तकनीक को समझते हैं जिसे हम सर्वाइवल कहते हैं। जरा कल्पना कीजिए उस इंसान की, सुदामा पांडेय, एक भारी शरीर, आंखों में अजीब सी बेचैनी और जुबां पर बनारस का ठेठपन। वो कोई एसी रूम में बैठकर लिखने वाले बौद्धिक नहीं थे। वो एक मिल में काम करते थे। उन्होंने मशीनों का शोर सुना था, उन्होंने पसीने की गंध को महसूस किया था। उनकी कविताएं संसद से सड़क तक का वो सफर तय करती है जहां लोकतंत्र एक तमाशा बन जाता है। हमारी आज की दुनिया में, जहां हम सोशल मीडिया पर अपनी राय देने को ही क्रांति समझ लेते हैं, धूमिल हमें याद दिलाते हैं कि असली क्रांति शब्दों में नहीं, चरित्र में होती है। उनका साहित्य एक इलाज नहीं है, बल्कि एक निदान, डायग्नोसिस है। वो हमें बताते हैं
कि हमारे समाज में कैंसर कहाँ है, और मज़े की बात यह है कि वो कैंसर और कोई नहीं, हमारी अपनी उदासीनता है। हम आज उनकी सबसे मशहूर, सबसे चुभने वाली कविताओं में से एक मोचीराम के जरिए उस दुनिया में उतरेंगे। यह सिर्फ एक मोची की कहानी नहीं है, यह इस बात का विश्लेषण है कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ एक जूते के तौर पर देखता है। चलिए एक दृश्य बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि दोपहर की चिलचिलाती धूप है, तारकोल की सड़क पिघल रही है। उस सड़क के किनारे एक पुराना, धूल से भरा हुआ बबूल का पेड़ है, और उस पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी सिमटी हुई दुनिया लेकर बैठा है मोचीराम। उसके सामने वो लोहे की निहाई शू लास्ट रखी है, जिस पर वो दुनिया भर का बोझ यानी हमारे जूते रखकर ठीक करता है। ध्यान से देखिए उसके हाथों को। वो हाथ काले पड़ चुके हैं, उंगलियों में चमड़े की पॉलिश और सड़कों की धूल ऐसे बस गई है जैसे वो उसकी त्वचा का ही रंग हो। जब वो रापी चलाता है तो उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं होती, बस एक सन्नाटा होता है, एक ऐसा सन्नाटा जो चीख से भी ज्यादा गहरा है। धूमिल अपनी कविता मोचीराम में कहते हैं, रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला, और फिर जैसे पतिताए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच कहूं, मेरी निगाह में ना कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। हर आदमी एक जोड़ी जूता है। इस एक लाइन में धूमिल ने पूरी मानवता को नंगा कर दिया है। सोचिए, उस मोची के लिए आपकी डिग्री, आपका पैसा, आपका रुतबा, आपकी जाति कुछ भी मायने नहीं रखता। वो आपको आपके चेहरे से नहीं पहचानता, वो आपको आपके जूतों से पहचानता है। अगर आपका जूता फटा है तो शायद आप संघर्ष कर रहे हैं। अगर आपका जूता चमकदार है लेकिन तलवा घिसा हुआ है तो शायद आप दुनिया को दिखाने के लिए अमीर हैं लेकिन अंदर से खोखले हैं। मोचीराम एक मनोवैज्ञानिक है। वो बिना आपसे बात किए आपके जूतों की मरम्मत करते हुए आपकी आत्मा की मरम्मत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन धूमिल यहां रुकते नहीं है। वो हमें उस मोची की प्रोफेशनल नजर के बारे में बताते हैं। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें एक मरीज के रूप में देखता है। जब हम मोची के पास जाते हैं तो वो हमें मरम्मत योग्य वस्तु के रूप में देखता है। धूमिल लिखते हैं कि कैसे मोचीराम एक सधे हुए हाथ से जूते की मरम्मत करता है। वो उस फटे हुए हिस्से को देखता है जहां से आपकी गरीबी या आपकी लापरवाही झांक रही है, और फिर वो टाके लगाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो टाके सिर्फ चमड़े को नहीं जोड़ रहे, वो उस उम्मीद को जोड़ रहे हैं कि शायद यह जूता, शायद यह जिंदगी अभी थोड़ी और चल जाए। यहां एक बहुत ही बारीक बात है जो धूमिल पकड़ते हैं, भाषा का वर्ग भेद। जब एक बड़ा आदमी, एक रईस, अपनी कार से उतरकर मोची के पास आता है तो वो कैसे बात करता है? अरे भाई, जरा ठीक से करना, पिछली बार कच्चा काम किया था। उसकी आवाज में एक अधिकार होता है, एक हेकड़ी होती है। और मोची, वो चुपचाप सुनता है। वो जानता है कि उस रईस आदमी का जूता भले ही महंगा हो, लेकिन उसके पाँव के छाले बता रहे हैं कि वो भी उसी जमीन पर चल रहा है जिस पर एक गरीब चलता है। दर्द सबका एक जैसा है, बस जूतों के ब्रांड अलग है।
धूमिल इस कविता के जरिए एक सिस्टम पर चोट करते हैं। वो कहते हैं कि हमने काम को जातियों और इंसानों के औजारों में बदल दिया है। मोचीराम सिर्फ चमड़ा नहीं सिल रहा, वो उस समाज के फटे हुए ताने बाने को सिलने की कोशिश कर रहा है जो हर रोज उधर जाता है। एक और दृश्य देखिए। धूमिल कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जूते बनवाने नहीं आते, बस अपनी धौंस जमाना चाहते हैं। वो चक्कर घिन्नी की तरह चक्कर काटते हैं। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनकी नौकर है। मोचीराम ऐसे लोगों को पहचानता है। वो कहता है, ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी शक्ल से ज्यादा अपने जूतों की फिक्र है। क्या यह आज हम पर लागू नहीं होता? सोचिए, हम अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल, अपनी गाड़ियां, अपने कपड़े यानी अपने जूते चमकाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन अंदर हम कितने फटे हुए हैं। अंदर हमारी रूह पर कितनी खरोंचें हैं, इसे हम छुपा लेते हैं। हम पॉलिश की एक मोटी परत चढ़ा लेते हैं ताकि दुनिया को हमारा असली चेहरा न दिखे। धूमिल उस पॉलिश को खुरच देते हैं। अब जरा रुकिए। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो 1970 के दशक की बात है। आज तो हमारे पास मॉल है, ब्रांडेड शूज है। आज मोचीराम की क्या प्रासंगिकता है? यही तो कॉन्टेक्स्ट ब्रिज है। आज का मोचीराम वो स्विगी या जोमेटो का डिलीवरी बॉय हो सकता है जो आपकी भूख मिटाने के लिए बारिश में भीगता हुआ आ रहा है और आप उसे सिर्फ एक मैप पर चलता हुआ बिंदु समझते हैं। आज का मोचीराम वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हो सकता है जिस पर आप अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं क्योंकि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा। यह भूलकर कि वो भी एक इंसान है जो शायद अपनी शिफ्ट खत्म होने का इंतजार कर रहा है। धूमिल हमें यह याद दिलाते हैं कि तटस्थता, न्यूट्रलिटी एक अपराध है। अगर आप सड़क पर किसी को पीटते हुए देख रहे हैं और आप चुप हैं, तो आप भी उस हिंसा का हिस्सा है। मोचीराम कविता में एक लाइन आती है जहां वो कहता है कि उसे यह सब पता है कि बाबूजी यानी हम असल में क्या है। असलियत यह है कि हर आदमी कहीं ना कहीं एक मोची है जो किसी न किसी की मरम्मत कर रहा है या अपनी मरम्मत करवा रहा है। क्या हम सब यही नहीं कर रहे? कोई अपनी टूटी हुई रिलेशंस को सिल रहा है, कोई अपने टूटे हुए करियर को पैबंद लगा रहा है, कोई अपने बिखरे हुए आत्मसम्मान, सेल्फ इस्टीम पर पॉलिश मार रहा है। हम सब उसी तपती दोपहर में बबूल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। बस हमारे हाथ में रापी की जगह स्मार्टफोन है और हम अपनी जिंदगी को रफू रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। धूमिल का यह रूपक मेटाफर इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि यह हमें पीड़ित और शोषक दोनों के कटघरे में एक साथ खड़ा कर देता है। हम ही हैं जो जूते पहनते हैं और हम ही हैं वो जो जूते सिलते भी है। यह द्वंद्व, पैराडॉक्स धूमिल की कविता की जान है। तो आज जब आप इस मोचीराम से मिलकर वापस अपनी दुनिया में लौटेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप एक चीज अपने साथ ले जाए। यह एक अफर्मेशन नहीं है, यह एक चेतावनी है और एक कसम भी। धूमिल ने हमें सिखाया कि भाषा को साफ सुथरा रखने की जरूरत नहीं है अगर समाज गंदा है। सच खुरदरा ही होता है। अपने आप से कहिए, मैं सिर्फ एक जोड़ी जूता नहीं हूं और नहीं मेरे सामने खड़ा इंसान सिर्फ एक औजार है। मैं उस सड़क को देखूंगा, उस धूल को महसूस करूंगा और अपनी आंखों पर पड़ी उदासीनता की पॉलिश को उतरने दूंगा।
मैं अपनी संवेदना को मरने नहीं दूंगा, क्योंकि जिस दिन हम दूसरों के जूतों में अपना पैर डालकर उनका दर्द महसूस करना बंद कर देते हैं, उस दिन हम नागरिक नहीं रहते। हम सिर्फ एक भीड़ बन जाते हैं, और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। धूमिल की कविता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह उस लोहे को पहचानने के लिए है जो आपके अंदर है। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। अगले भाग में हम संसद की ओर चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे धूमिल ने लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर के अंदर के सच को बाहर निकाला, जहां वादे और इरादे दोनों ही संदिग्ध है। क्या आप उस सच को सुनने की हिम्मत रखते हैं? आजादी। यह शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? लाल किले की प्राचीर, 15 अगस्त की वो सुबह जब आसमान में कबूतर उड़ाए जाते हैं, या वो चमकदार झांकियां जो राजपथ पर चलती है यह बताने के लिए कि हम कितने महान हैं। हम सब ने यह तस्वीर देखी है, हमने इसे बचपन से अपनी किताबों में रटा है। लेकिन धूमिल ने हमें एक दूसरी तस्वीर दिखाई, एक ऐसी तस्वीर जिसे सेंसर कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो हमारी सड़कों पर नंगी घूम रही थी। उसने पूछा, क्या आजादी सिर्फ एक तारीख है? क्या आजादी सिर्फ एक झंडे का रंग है? या आजादी का मतलब भूख से मुक्त होना है? सोचिए, एक आदमी है जो पिछले 3 दिनों से भूखा है। उसकी अतड़ियां सिकुड़कर एक गांठ बन गई है। उसके सामने आप एक सोने की थाली में संविधान रख दीजिए, क्या वो उसे खा पाएगा? क्या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स से उसका पेट भरेगा? यह सवाल कड़वा है, इतना कड़वा कि इसे निगलना मुश्किल है। लेकिन धूमिल हमें इसे निगलने नहीं देते। वो चाहते हैं कि यह हमारे गले में अटक जाए। आज इस सफर के दूसरे पड़ाव में हम उस जगह चलने वाले हैं जहां से देश चलता है, या शायद जहां देश ठहर जाता है, संसद। धूमिल की कविता रोटी और संसद सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र का एक्सरे है। एक ऐसा एक्सरे जिसमें टूटी हुई हड्डियां साफ दिखाई देती है। आइए एक परिकल्पना, हाइपोथेसिस करते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा गोल मेज है, उस पर मखमली कपड़ा बिछा है। उस कमरे में हवा ठंडी है, रोशनी मध्यम है, और वहां बैठे लोग मुस्कुरा रहे हैं। वो जनता की बात कर रहे हैं, वो गरीबी हटाओ के नारे गढ़ रहे हैं। और ठीक उसी वक्त उस इमारत के बाहर तपती धूप में एक आदमी राशन की दुकान पर खड़ा है। उसकी शर्ट पसीने से भीगी है और उसकी मुट्ठी में कुछ सिक्कों के साथ एक राशन कार्ड है जो तेल के दागों से मैला हो चुका है। धूमिल इस विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन को पकड़ते हैं। वो उस आदमी को देखते हैं और फिर संसद को देखते हैं, और फिर वो पंक्तियां लिखते हैं जो आज भी किसी भी सत्ता के गाल पर तमाचे की तरह लगती है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। वह सिर्फ रोटी से खेलता है। इस लाइन को जरा ठहर कर महसूस कीजिए। रोटी जो जीवन है, जो सर्वाइवल है, वो किसी के लिए खेल कैसे हो सकती है? यह धूमिल हमें सिस्टम का सबसे भयानक चेहरा दिखाते हैं। पहला आदमी, वो किसान, वो मजदूर
वो आप और हम, जो सुबह से शाम तक खटते हैं, जो रोटी बेलते हैं यानी मेहनत करते हैं। दूसरा आदमी, वो नागरिक जो उस मेहनत के बदले अपना पेट भरता है। लेकिन यह तीसरा आदमी, यह कौन है? यह वो दलाल है, मिडलमैन है। यह वो भ्रष्ट नेता है। यह वो कॉरपोरेट लॉबी है जो तय करती है कि आज अनाज का दाम क्या होगा। यह वो अदृश्य हाथ है जो आपकी थाली से निवाला छीन नहीं रहा, बल्कि उस निवाले को एक कमोडिटी में बदल रहा है। धूमिल का सवाल, यह तीसरा आदमी कौन है, सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह एक आरोप है। और जवाब, संसद मौन है। मौन, चुप्पी। लोकतंत्र में मौन होना सबसे बड़ा अपराध है। जब संसद चुप हो जाती है तो सड़कें चीखने लगती है। धूमिल उसी चीख को शब्द देते हैं। जरा गहराई में उतरते हैं। कहानी के भीतर कहानी। कल्पना कीजिए एक काल्पनिक चरित्र की। चलिए उसका नाम रखते हैं रघुवीर। रघुवीर एक गांव से शहर आया है। उसे बताया गया था कि शहर में रोशनी है, काम है और विकास है। रघुवीर शहर आता है। उसे काम मिलता है एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। वो ईंटें उठाता है। वो वही इमारत बना रहा है जिसमें कल कोई बड़ा अफसर बैठेगा। दोपहर को जब लंच ब्रेक होता है, रघुवीर अपनी पोटली खोलता है। सूखी रोटियां और प्याज। तभी एक कार वहां से गुजरती है। शीशे चढ़े हुए हैं। अंदर बैठा आदमी फोन पर करोड़ों की डील कर रहा है, शायद उसी अनाज की जिसे रघुवीर ने अपने गांव के खेत में उगाया था। रघुवीर उस कार को देखता है। उसे गुस्सा नहीं आता, उसे हैरानी होती है। उसे समझ नहीं आता कि जिस चीज को उगाने में उसके पिता की कमर झुक गई, वो चीज किसी और के लिए सिर्फ एक आंकड़ा, डेटा पॉइंट कैसे हो सकती है। धूमिल इस हैरानी को गुस्से में बदलते हैं। वो रघुवीर के कान में कहते हैं, तेरा गुस्सा जायज है। यह सिस्टम तेरे पसीने को पी रहा है। धूमिल की भाषा में जो आक्रामकता, अग्रेशन है, वो बेवजह नहीं है। वो कहते हैं कि जब पेट खाली हो तो प्रार्थना नहीं निकलती, गाली निकलती है। भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया नहीं है और न ही भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी है। यहां धूमिल हमें लेबलिंग के खिलाफ चेतावनी देते हैं। जब हम किसी गरीब को हक मांगते देखते हैं तो सिस्टम उसे बागी या नक्सली कह देता है। धूमिल कहते हैं, नहीं, यह राजनीति नहीं है, यह पेट की आग है और पेट की आग का कोई झंडा नहीं होता। आज के दौर को देखिए, द रिलेटेबल ब्रिज। क्या धूमिल पुराना हो गया या वो आज और भी ज्यादा जिंदा हो गया है? आज हम रोटियों की बात नहीं करते, आज हम जीडीपी की बात करते हैं। हम ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं। लेकिन उस जीडीपी के आंकड़ों के नीचे वही तीसरा आदमी आज भी छिपा बैठा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो कुर्ता पजामा नहीं पहनता, शायद वो अब एक महंगा सूट पहनता है। अब वो संसद के गलियारों में नहीं, शायद स्टॉक मार्केट के सर्वर रूम में बैठा है। लेकिन काम वही है, रोटी से खेलना। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा जब आप पेट्रोल पंप पर खड़े होते हैं और मीटर को भागते हुए देखते हैं, जब आप सुपरमार्केट में एक सब्जी का दाम देखते हैं और उसे वापस रख देते हैं, उस पल के लिए आप रघुवीर बन जाते हैं, आप रोटी बेलने वाले बन जाते हैं और आपको महसूस होता है कि आपकी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा कोई अदृश्य शक्ति चूस रही है।
यह इन्फ्लेशन नहीं है दोस्त, यह उस तीसरे आदमी का खेल है। धूमिल हमें उस आरामदायक झूठ, कंफर्टेबल लाई से बाहर खींचते हैं जिसे हम मिडिल क्लास स्टेबिलिटी कहते हैं। हम सोचते हैं, अरे यह तो गरीबों की समस्या है, मेरा इससे क्या लेना देना। धूमिल कहते हैं, अपने यहां संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। वो हमें बता रहे हैं कि मिलावट सिर्फ तेल में नहीं है, मिलावट हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस में है। हम सब उस घानी के बैल बन गए हैं जो आंखों पर पट्टी बांधकर गोल गोल घूम रहे हैं, यह सोचकर कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम वही है, उसी खूंटी से बंधे हुए। सोचिए, एक बहुत बड़ा स्टेज है, वहां एक माइक लगा है, माइक के पीछे एक चेहरा है जो चमक रहा है। वो चेहरा आपसे वादे कर रहा है, मैं आपको चांद ला दूंगा, मैं आपको तारे ला दूंगा। भीड़ ताली बजाती है, लेकिन भीड़ में खड़ा एक आदमी, धूमिल, ताली नहीं बजाता। वो उस वक्ता के जूतों की तरफ देखता है और उसे दिखाई देता है कि वो जूते खून से सने हैं। धूमिल हमें नीचे देखने की कला सिखाते हैं। वो कहते हैं, चेहरों पर मत जाओ, नियत पर जाओ, भाषण मत सुनो, सन्नाटा सुनो। इस संसद से सड़क तक के सफर में धूमिल ने एक और बहुत ही खतरनाक बात कही। उन्होंने भाषा को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि जब एक चालाक आदमी और एक सीधा आदमी बात करते हैं तो भाषा हमेशा चालाक आदमी का साथ देती है। संविधान की भाषा, कोर्ट कचहरे की भाषा, यह सब किसके लिए है? क्या एक अनपढ़ किसान उसे समझ सकता है? नहीं। तो यह भाषा एक दीवार है, पुल नहीं। धूमिल लिखते हैं, भाषा में भदेसपन दरअसल एक तरह की सुरक्षा है। वो जानबूझकर गालियों का, खुरदरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि सभ्य भाषा, सिविलाइज्ड लैंग्वेज में झूठ बोलना आसान है। वी आर रिस्ट्रक्चरिंग द इकोनॉमी। यह सुनना कितना अच्छा लगता है। हम गरीबों की रोटी छीन रहे हैं, यह सच है, लेकिन यह सभ्य नहीं है। धूमिल उस सभ्य झूठ को नंगा करने के लिए असभ्य सच का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो अपने आसपास देखिए, क्या आपको वो तीसरा आदमी दिखाई देता है? शायद वो न्यूज़ चैनल पर है जो आपको डरा रहा है। शायद वो एल्गोरिदम है जो आपको वही दिखा रहा है जो वो चाहता है कि आप देखें। हम एक मनोवैज्ञानिक संसद, साइकोलॉजिकल पार्लियामेंट में कैद है। धूमिल की कविता 20 साल बाद में वो कहते हैं कि 20 साल बाद भी हम वही खड़े हैं। उनके चेहरे बदल गए हैं, लेकिन उनके हाथों के इशारे वही है। आज 2025 के करीब पहुंचकर भी, या 2024 में भी, क्या हम कह सकते हैं कि हम आजाद हैं? या हम सिर्फ उपभोक्ता, कंज्यूमर्स हैं, जिनके पास चुनने के लिए उत्पाद, प्रोडक्ट्स बहुत है, लेकिन चुनने के लिए भविष्य नहीं है? धूमिल को पढ़ना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप उन्हें समझ लेते हैं तो आप इनोसेंट, मासूम नहीं रह सकते। आप फिर न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर की तरह नहीं, एक इश्तिहार की तरह देखते हैं। आप नेताओं को नेता की तरह नहीं, अभिनेता की तरह देखते हैं। आपकी नींद खराब हो सकती है, लेकिन क्या जागी हुई आंखों के साथ जीना सोई हुई आंखों के साथ मरने से बेहतर नहीं? धूमिल हमसे यह नहीं कहते कि क्रांति करो। वो जानते हैं कि हम सब कायर हैं।
हम अपनी ईएमआई और नौकरियों में फंसे हुए लोग हैं। वो बस इतना कहते हैं, कम से कम उस आदमी को पहचान लो जो तुम्हारी रोटी से खेल रहा है। उसे भगवान मत कहो, उसे भाग्य मत कहो, उसे वो कहो जो वो है, एक लुटेरा। अगले और अंतिम भाग में हम चलेंगे उस अंधेरे कोने में जहां धूमिल ने रिश्तों, सेक्स और इंसान के सबसे निजी डर को नंगा किया है। क्या प्यार भी एक राजनीति है? क्या हमारे बेडरूम में भी लोकतंत्र का नाटक चल रहा है? तैयार रहिएगा, क्योंकि अब पर्दा पूरी तरह उठने वाला है। क्या आपने कभी उस चुप्पी को सुना है जो दो लोगों के बीच तब पैदा होती है जब वो एक ही बिस्तर पर लेटे होते हैं, लेकिन उनके बीच मीलों का फासला होता है? वो खामोशी जो चीखना चाहती है लेकिन डरती है कि अगर मुंह खोला तो जो कुछ भी सुरक्षित बचा है वो बिखर जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि राजनीति बाहर होती है, रैलियों में, संसद में, न्यूज रूम्स में, लेकिन धूमिल ने हमें वो डरावना सच दिखाया जिसे हम अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे छिपा कर रखते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे गंदी राजनीति संसद में नहीं, बल्कि हमारे घरों के अंदर, हमारे रिश्तों की दरारों में और हमारी अपनी कायरता, कॉवर्डिस में होती है। हमने भाग 1 में उस मूची को देखा जो जूतों की मरम्मत करता है। भाग 2 में हमने उस संसद को देखा जो रोटियों से खेलती है। लेकिन आज इस अंतिम भाग में हम उस जगह जा रहे हैं जहां से भागना नामुमकिन है। हम आईने के सामने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास आदमी की जो सभ्य है, शिक्षित है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से समझौतावादी, कॉम्प्रोमाइज्ड है। आज हम धूमिल की सबसे लंबी और सबसे बेचैन करने वाली कविता, पटकथा, स्क्रीन प्ले के उस अंधेरे कोने में उतरेंगे जहां वो हमसे पूछते हैं, क्या तुम जिंदा हो या तुम सिर्फ किसी और के लिखे हुए नाटक में अपना रोल निभा रहे हो? चलिए एक किरदार को जन्म देते हैं। मान लीजिए उसका नाम है विनय। विनय एक अच्छा आदमी है। वो सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, शाम को 6 बजे घर आता है। वो कभी रेड लाइट जंप नहीं करता, वो कभी तेज आवाज में बात नहीं करता। वो अपने पड़ोसियों को देखकर मुस्कुराता है, भले ही वो उन्हें पसंद न करता हो। विनय सुरक्षित है। लेकिन धूमिल इस विनय के सीने में झांकते हैं और उन्हें वहां दिल नहीं, एक डर धड़कता हुआ मिलता है। धूमिल कहते हैं कि यह जो मध्यम वर्ग है, यह जो भद्रलोक है, यह अपनी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन खो चुका है। हम बुराई को देखते हैं, लेकिन हम हस्तक्षेप, इंटरवीन नहीं करते। हम सोचते हैं, छोड़ो यार, हमें क्या पंगा लेना। धूमिल की कविता पटकथा में एक लाइन है जो विनय जैसे हर इंसान की आत्मा को चीर देती है। मैं न तो विपक्ष में हूं और न ही पक्ष में, मैं उस ओर हूं जहां से सुविधा दिखाई देती है। जहां से सुविधा दिखाई देती है, यही तो हमारा धर्म है ना? सुविधावाद, अपॉर्चुनिज्म। हम सच के साथ नहीं है, हम झूठ के साथ भी नहीं है, हम बस सेफ रहना चाहते हैं। विनय अपने बॉस की बदतमीजी सहता है क्योंकि उसे ईएमआई भरनी है। विनय अपनी पत्नी की आंखों में वो उदासी देखता है, लेकिन उससे सवाल नहीं पूछता क्योंकि उसे डर है कि जवाब से घर का शांतिपूर्ण माहौल खराब हो जाएगा। धूमिल कहते हैं कि यह शांति नहीं है, यह शमशान की शांति है।
हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां हमने अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया है ताकि हमें थोड़ी सी सुरक्षा मिल सके। क्या यह सौदा महंगा नहीं है? धूमिल की कविताओं में सेक्स और रिश्ते भी राजनीति से अछूते नहीं है। वो प्रेम को बॉलीवुड की तरह गुलाबी चश्मे से नहीं देखते। वो प्रेम को भी एक पावर डायनामिक्स की तरह देखते हैं। जब एक पुरुष अपनी पत्नी से बात करता है तो क्या वो सच में एक साथी से बात कर रहा है या वो अपनी मालकियत, ओनरशिप जता रहा है? धूमिल अपनी एक कविता में लिखते हैं कि कैसे एक पुरुष बाहर की दुनिया में अपनी बेइज्जती करवा कर घर आता है और फिर अपनी सारी हताशा, सारा गुस्सा बिस्तर पर अपनी पत्नी पर उतारता है। वह प्यार नहीं है, वह सिर्फ हक है। जंग लगी हुई कील की तरह गड़ गया हूं मैं तुम्हारे भीतर। यह सुनना बहुत तकलीफ देह है। यह रोमांटिक नहीं है, यह ब्रूटल है। लेकिन क्या यह सच नहीं है? कितने ही घरों में प्यार सिर्फ एक शब्द है जिसका इस्तेमाल कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, इसलिए चुप रहो। धूमिल इस पाखंड को नोच कर फेंक देते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने सबसे निजी पलों में भी ईमानदार नहीं हैं। हम वहां भी अभिनय कर रहे हैं। हम अपने पार्टनर को खुश करने का नाटक करते हैं। हम ऑर्गेज्म का नाटक करते हैं। हम खुशहाल परिवार होने का नाटक करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि समाज हमें नॉर्मल समझे। धूमिल पूछते हैं, क्या आजादी का मतलब सिर्फ वोट डालना है? क्या आजादी का मतलब यह नहीं कि मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर सच बोल सकूं? अब द रिलेटेबल ब्रिज पर चलते हैं। आज का विनय कौन है? आज का विनय हम है। हमारे पास आज अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ट्विटर, एक्स है, इंस्टाग्राम है। हम वहां बहुत बहादुर बनते हैं। हम वहां क्रांतियां लिखते हैं। लेकिन असल जिंदगी में जब हमारे सामने सड़क पर किसी लड़की को छेड़ा जाता है तो हम क्या करते हैं? हम वीडियो बनाते हैं। हम बीच बचाव नहीं करते। जब हमारे ऑफिस में किसी के साथ गलत होता है तो हम अपनी नजरें स्क्रीन पर गड़ा लेते हैं। हम डिजिटल लायंस हैं, लेकिन फिजिकल कावर्ड्स है। धूमिल ने उस जमाने में कहा था, मेरे देश के लोग इतने भोले हैं कि वो शेर को शेर नहीं कहते, बल्कि बिल्ली का बड़ा भाई कहकर काम चला लेते हैं। हम खतरों को छोटा करके देखते हैं, डाउन प्ले, ताकि हमें उनसे लड़ना ना पड़े। आज के रिश्तों को देखिए, सिचुएशनशिप, घोस्टिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, यह सब क्या है? यह सब कायरता के नए नाम हैं। हम किसी से पूरी तरह जुड़ने से डरते हैं क्योंकि जुड़ने का मतलब है चोट खाने का जोखिम उठाना, और हम सुविधाभोगी लोग जोखिम नहीं उठाते। हम चाहते हैं कि रिश्ता भी इंस्टेंट नूडल जैसा हो, 2 मिनट में बन जाए, भूख मिट जाए और कोई मेहनत न करनी पड़े। धूमिल अगर आज होते तो शायद टिंडर या बम्बल पर एक कविता लिखते। वो लिखते कि कैसे हम चेहरों को नहीं, विकल्पों, ऑप्शंस को स्वाइप कर रहे हैं। कैसे हम इंसान को नहीं खोज रहे, हम एक दर्पण, मिरर खोज रहे हैं जो बस यह बता दे कि हम कितने सुंदर हैं। तो निष्कर्ष, सिंथेसिस क्या है? हमने इस पूरी सीरीज में एक बहुत लंबा सफर तय किया है, मोचीराम से लेकर संसद तक और संसद से लेकर हमारे अपने बिस्तर तक। धूमिल कोई बाबा नहीं है जो प्रवचन देते हैं। वो कोई लाइफ कोच नहीं है
जो आपको 5 स्टेप्स टू सक्सेस बताएंगे। धूमिल एक दोस्त है जो आपको हिलाकर जगाते हैं। वो कहते हैं, देखो, अपनी नसों को देखो, क्या उनमें खून बह रहा है या पानी। उनका पूरा साहित्य एक ही बात पर आकर रुकता है, अस्वीकार, रिफ्यूजल। गलत को गलत कहने का साहस, आदत को नसीब ना मान लेने का साहस, भीड़ का हिस्सा ना बनने का साहस। वो अपनी कविता के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन खतरनाक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक सही इंसान वह नहीं है जो कभी डरता नहीं है। सही इंसान वह है जो अपने डर को पहचानता है लेकिन उसे अपना मालिक नहीं बनने देता। हाँ, मैं डरता हूं, लेकिन मैं अपने डर को अपने जूतों की तरह पहनता हूं, ताकि जब मैं चलूं तो मेरे डर की आवाज मुझे यह याद दिलाती रहे कि मुझे रुकना नहीं है। मी एंड द मीनिंग के इस सफर में धूमिल को पढ़ने का मतलब सिर्फ साहित्य को जानना नहीं था। इसका मतलब था खुद को जानना। हो सकता है कल सुबह जब आप उठे तो दुनिया वैसी ही हो, बॉस वैसा ही हो, ट्रैफिक वैसा ही हो, लेकिन शायद आप थोड़े बदल जाए। शायद कल जब आप किसी मोची को देखें तो आपको उसमें एक इंसान दिखे। शायद कल जब आप कोई न्यूज़ देखें तो आप तीसरे आदमी को पहचान ले। और शायद जब कल आप आईने में देखें तो आप अपनी आंखों में आंखें डालकर सच बोल सके। कविता दुनिया नहीं बदलती, कविता आपको बदलती है, और आप दुनिया बदल सकते हैं। यही धूमिल की विरासत है। क्या आप इसे उठाने के लिए तैयार हैं?